हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सल्तनत काल के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश तथा खिलजी वंश देख लिया था। आज आइए नेक्स्ट तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। तुगलक से लोदी वंश के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो गियासुद्दीन तुगलक था, जिसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक चला। मुल्तान मस्जिद अभिलेख में इसे गाजी कहा गया। 29 बार मंगोलों को पराजित किया तथा इसीलिए इसे गाजी कहा गया। इसने अकाल के नीतियों को आसान बनाया। ये प्रथम शासक था जिसने राजकीय आय बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि न करते हुए उत्पादन में वृद्धि किया। यह ऐसा सुल्तान था जिसमें राजकीय आय बढ़ाने के लिए लोगों की कर में ना वृद्धि करके, अर्थात उस पर अतिरिक्त कर ना लगाकर इसके अपने जो राज्य का उत्पादन स्रोत है उसको बढ़ाने पर जोर दिया। यह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में कौन से शासक द्वारा नहरों का निर्माण कराया गया था। वह था गियासुद्दीन तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसने अकाल विभाग की स्थापना की। इसे डाक व्यवस्था को पहली बार व्यवस्थित करने वाला शासक भी माना जाता है। इसने ही डाक व्यवस्था को पहली बार व्यवस्थित किया या इसने ही डाक व्यवस्था को लागू किया। इसने पहली बार सल्तनत काल में भूमापन विभाग की भी स्थापना की। इसने तुगलकाबाद दिल्ली में किला का निर्माण कराया, जिसे 56 फोर्ट कहा जाता है। यह पिरामिड नुमा है। पिरामिड नुमा यह होता है, ऐसा ही तुगलकाबाद का किला है। इस वंश को भारतीय राजवंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो शासक बना हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 था। यह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं को सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया, जिसमें जो शाही राजा थे वो मंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। धारा जो था वो दक्षिण भारत का वजीर नियुक्त हुआ। रतन सिंह सिंध का गवर्नर नियुक्त हुए। सल्तनत का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने हिंदू त्योहारों में भाग लिया, जैसे होली, दिवाली। यह जिन प्रभात सूरी थे, इनसे सलाह लिया करता था, जो कि जैन आचार्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 परियोजनाएं जो थी वह यह था: राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद किया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो उसने राजधानी परिवर्तन किया था। वह था मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1326 से 1327 ईस्वी में किया था। यह उत्तर और दक्षिण भारत पर समान रूप से नज़र रखना चाहता था। यह राजधानी परिवर्तन इसलिए किया कि वह उत्तर और दक्षिण को समान रूप से देखना चाहता था। यह अपनी राजधानी विदेशी आक्रमण से सुरक्षित भी करना चाहता था। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया, जो असफल रहा। यह खुरासान अभियान भी किया, जो भी तर्माशीरीन के अध्यक्षता में जो कि असफल रहा। कराची में भी अभियान किया, जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह 1332 में किया, यह भी असफल रहा। दक्कन में भू राजस्व की मांग में 50% की वृद्धि कर दी। जिस वर्ष वृद्धि की उसी वर्ष अकाल पड़ गया दक्कन में, जो कि यह भी असफल रहा। यह सल्तनत काल का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। इसने अरबी, फारसी, संस्कृत, गणित, खगोल शास्त्र का संपूर्ण विद्वान था। इसने दक्षिण भारत के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि दीवाने कोही विभाग की स्थापना कौन किया था। वह था मोहम्मद बिन तुगलक। इस विभाग के माध्यम से तुगलक ने किसानों को तकावी या सोधर नामक कृषि लोन दिया करता था। इसने बदल कर खेती करने की शुरुआत की। इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह भी हुए, लगभग 22 या 23, जैसे 1327 में गुरसप्पा का विद्रोह, जो कि सागर MP में है। 1327 से 28 में लाहौर मुल्तान के सिंध में विद्रोह
जो बलराम आइवा के नेतृत्व में हुआ। 1336 में हरिहर और बुक्का का विद्रोह, परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय सल्तनत काल का कौन सा शासक था? हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक 1336 में। 1338 में बंगाल का गवर्नर फरुखुद्दीन मुबारक शाह का विद्रोह हुआ। 1339-40 में गुजरात का जो गवर्नर था रेन उर मुल्क का विद्रोह। 1347 ईस्वी में हसन गंगू का विद्रोह, परिणाम स्वरूप बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। कुछ नोट देख लेते हैं हम लोग। 1348 में एक भयंकर बीमारी जो प्लेग था का प्रकोप हुआ, परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक जान बचाने के लिए गंगा नदी के किनारे पर कन्नौज के पास स्वर्गद्वारी नामक स्थल पर शरण लिया। मोहम्मद बिन तुगलक जहां उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक पर बदायूनी ने कहा था कि राजाओं को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिले। इसी के शासनकाल में चीन के सम्राट तोगान तिमूर ने 1341 में अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। तत्पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में तीव्र बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। तीव्र बतूता मोरक्को का निवासी था। मोरक्को जो अफ्रीका में पड़ता है, जो इसी के शासनकाल में 1333 से 34 में दिल्ली सल्तनत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तीव्र बतूता रेहला सफ़रनामा नामक अरबी पुस्तक लिखी थी। तीव्र बतूता रेहला या सफ़रनामा नामक अरबी में पुस्तक लिखी थी। तीव्र बतूता का कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जो उपहार देने व रक्त बहाने में अन्य सभी राजाओं से या अन्य सभी सम्राटों से अत्यधिक रुचि रखता था। इसके द्वार पर किसी को धनवान बनते हुए तथा किसी जीवित व्यक्ति को मृत्यु की रूह मुंह में जाते हुए कभी भी किसी समय में देखा जा सकता था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। एल्फिंस्टन ने यह मत व्यक्त किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागलपन का कुछ अंश था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि किसी के सिंहासन को सुशोभित करने वाला या सल्तनत काल के शासन को सुबोधित करने वाला शासकों में से यह सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत था। नेक्स्ट देखते हैं शासक फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक था। इसने 2 जगह अपने आप को शासक घोषित किया था या 2 जगह अपना राज्याभिषेक करवाया, पहला सिंध, दूसरा दिल्ली। इसने 4 कर स्थापित किए, खराज, भू राजस्व का 1/10, जजिया कर ब्राह्मणों पर भी इसने लागू कर दिया। जकात जो धार्मिक कर था वो 2.5% था। खुस्म जो युद्धों में लूटे गए माल का कर था जो 1/5 था। दीवान दौलत विभाग की स्थापना की। दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। जो दान विभाग था, इसने सभी गरीब लड़कियों को विवाह कराया अपने राजस्व कोष से। दीवान बंदगान दास विभाग की स्थापना की। इसने 1200 बगीचे लगवाए। इसने दासों से नहरों का निर्माण करवाया। सर्वाधिक जो नहर निर्माण हुए थे वह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुए थे। दारुल सीमा विभाग की स्थापना की, जो अस्पताल था। दीवान इस्तेहान, इसने वृद्धों को पेंशन भी दिया। नेक्स्ट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाया। इसने नगर कोट पर हमला कर ज्वाला देवी मंदिर को लूटा तथा वहां से 300 संस्कृत ग्रंथों को उठा लिया, जिसे आजादुद्दीन खालिद खानी के नेतृत्व में दलायल ए फिरोज शाही के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। यह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने राज्य के आय का आकलन करवाया। यह राज्य का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने जो राज्य था उसमें जो भी आय प्राप्त होती थी उसका आकलन करवाया। इसके वजीर ख्वाजा हिजामुद्दीन का सालाना आय 85 लाख टंका था, जो राज्य के आय से भी अधिक था। अर्थात इसके शासनकाल में जो घूसखोरी थी वह चरम सीमा पर थी। इसने फुतुहात फिरोज शाही नामक आत्मकथा लिखी जो फारसी में है। जियाउद्दीन बरनी तारीख़ फिरोज शाही नामक इसकी जीवनी लिखा। इसामी ने फुतुह उस
उस सलातीन की रचना की। इसने आधा तथा बिक नामक सिक्के चलाए। जो आधा था इसमें 50% जीतल था, जो बिक था उसमें 25% जीतल था। इसने मुस्लिम महिलाओं को संतों की मज़ार पर जाने से रोक दिया। फिरोज शाह तुगलक 2 बार मिस्र के खलीफा से सम्मान प्राप्त किया तथा इसने अपने आप को खलीफा का नायक घोषित किया था। फिरोज शाह तुगलक एक निर्माता शासक था। इसकी तुलना रोम के सम्राट अगस्टस से की जाती है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोज शाह की तुलना किसके साथ की जाती है। वह है रोम के शासक अगस्टस के साथ। इसमें लगभग 300 नगर बसाए, जिसमें फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर तथा जौनपुर प्रमुख है। जो जौनपुर शहर है यह मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जो खाना कहा जाता है, के बाद बसाया था। इसके दरबार में जियाउद्दीन बर्नी और समल ए सिराज अफीफ को संरक्षण प्राप्त था। फिरोज शाह तुगलक 36 राजकीय कारखाने स्थापित करवाया। इसने कई सारे नहरों का निर्माण भी कराया, जिसमें कुछ नहर प्रमुख है। यमुना से हिसार, उलुग खानी नहर, सतलज से घग्गर, राजवाही नहर, सिरमौर, हांसी, घग्गर फिरोजाबाद, यमुना से फिरोजाबाद। आरसी मजूमदार के अनुसार फिरोज शाह तुगलक इस युग का सबसे धर्मांध तथा इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। आरसी मजूमदार ने कहा था कि फिरोज शाह तुगलक था, यह सबसे धर्मांध था तथा सिकंदर लोदी और औरंगजेब का यह अग्रज सुल्तान था या अग्रज शासक था। हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नसीरुद्दीन महमूद था, जो 1394 से 1414 था। यह अंतिम शासक था। नेक्स्ट, इसके काल में 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ, जिसने तैमूर वंश की विजय हुई और नसीरुद्दीन हार गया। तैमूर वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना हुआ तथा इसके बाद लोदी वंश का, जिसमें प्रथम शासक हुआ वह था बहलोल लोदी, जो 1450 से 1489 ईस्वी तक का शासक था। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान शासक था। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, जो अफगानिस्तान के गिजलाई कबीले के साउखेल शाखा से संबंधित था। इसने अपने नाम से सिक्का चलाया, बहलोल रुपया। बहलोली सिक्का सल्तनत का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। इसके बेटे का नाम सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 था। इसने 1504 में राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नए नगर आगरा की स्थापना की। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? वह था सिकंदर लोदी, जिसे 1506 में अपनी राजधानी भी बना दिया। इसने भूमापन के लिए गज सिकंदरी का नामक मापक का प्रयोग किया। इसने मुहर्रम में तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुसलमान महिलाओं को संतों के मज़ार पर जाने से रोक दिया। इसने नगरकोट के ज्वाला मंदिर को लूटा। इसने यमुना में नहाने तथा शीतला माता की पूजा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सल्तनत काल का प्रथम कवि शासक माना जाता था, जिसने गुरुमुखी के नाम से अपनी कविता लिखता था। यह संत कबीर का समकालीन था। अर्थात यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर का समकालीन शासक कौन था? यह था सिकंदर लोदी। यह सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो बेरोजगारों एवं गरीबों को मासिक भत्ता भी दिया करता था। सिकंदर लोदी के समय संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया गया। इसके आदेश से आयुर्वेद के ग्रंथों का फरहंग ए सिकंदरी या तिब्ब ए सिकंदरी नाम से फारसी में भी अनुवाद कराया गया। इसका अनुवाद मियाँ भुआ ने किया था, जो इसका प्रसिद्ध वजीर भी था। इसके शासनकाल में संगीत की पुस्तक लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना हुई। नेक्स्ट है जो शासक हुआ है इब्राहिम लोदी,
जिसका शासनकाल 1517 से 1526 था। यह लोधी वंश का तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इसके बाद यहाँ पर मुग़लों का शासन काल आ जाता है। जो 1517 में बैटल ऑफ खतौली हुआ था वह इब्राहिम लोधी तथा राणा संगा के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था तथा राणा संगा जीत गया था। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे इसका शासन प्रशासन इत्यादि चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।